हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज लगातार आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। तो आज उसी क्रैश कोर्स की क्लास की कड़ी के अंदर एक और नई कड़ी जोड़ने के लिए मैं अजय आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की क्लास हमारी होगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो क्रैश कोर्स की क्लास है उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में भी हम आज का हमारा जो सिस्टम होगा, जैसा कि लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हार्ट के बारे में, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। वो हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसी को हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसके आगे का डिस्कशन, उसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जिनसे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत बार ये प्रॉब्लम आप लोगों को सबको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज की आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, हार्ड। अब आर्टरीज वगैरह हार्ड हो गई तो क्या होगा? वो क्या करेंगे, आगे जिस भी ऑर्गन को, वो पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना कम कर देंगे। क्योंकि नॉर्मली हमारे ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग आर्टरीज क्या करती हैं? एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होती है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक नेचर होता है उनका। ब्लड वेसल्स का नेचर होता है कि वो, उनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है रिलैक्सेशन। ब्लड वेसल्स के अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है, वो क्या होती है? रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस भी प्रकार की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं? अपने अंदर रिलैक्सेशन और कंस्ट्रिक्शन की, इसमें हम लिखते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड वेसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेट हो जाती हैं। एंड डायलेशन का उनके उनके अंदर क्या पाया जाता है? नेचर होता है। हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन है या जो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके अंदर वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अपने ल्यूमन को कम कर लेती हैं। और वो क्या करती हैं? जरूरत के अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम से जो भी स्टिमुलेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं स्टूडेंट? वो क्या करती हैं? डायलेशन भी कर लेती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेचर होता है हमारी आर्टरीज का। लेकिन ड्यू टू द एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, अगर उनके अंदर कोई भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आ जाती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को मैं बता चुका हूँ कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब वो क्या होता है? हार्डनिंग हो गई। अब सपोज इट ये कोई एक ब्लड वेसल है, ये कोई एक ब्लड वेसल है और ये क्या हो गई? हार्ड हो गई। अब हम कह रहे थे, अभी हमने पढ़ा है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ये कैपेसिटी पाई जाती है। लेकिन ये अगर ये हार्ड हो गई तो ये कैपेसिटी क्या हो जाती है? लूज। ठीक है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, decrease contraction and relaxation, decrease contraction and relaxation capacity of the blood vessels, ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये कम होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे? ये कम क्यों हुई? बिकॉज ऑफ हार्डनिंग। बी ऑब्लिक सी को मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ हार्डनिंग। और इसी हार्डनिंग को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? इसी को हम बोल रहे हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसी को हम नॉर्मली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वो बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर क्या हो गया? हार्डनिंग हो गया। हार्डनिंग होने की वजह से ये क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को, जैसे हम बात करते हैं अपन, ये पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन को ये ब्लड सप्लाई कर रही थी। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ऑर्गन था, उस ऑर्गन को ये क्या कर रही थी? ब्लड सप्लाई कर रही थी। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई करने के कारण क्या हो गया? इसके अंदर क्या हो गया? ये हार्डनिंग होने की वजह से क्या हो गई? वो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई।
क्योंकि नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग उनके अंदर आर्टरीज के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस उनके अंदर क्या हो गई, हार्डनिंग। हार्डनिंग होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि उनकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई। अब कैपेसिटी कम हो गई तो इसका मतलब है जो ब्लड जा रहा है वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही जाएगा। ठीक है। अब अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज होगा तो वो सप्लाई करे ना करे उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। ये है ऑर्गन। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है स्टूडेंट, देखने के लिए ये मिलेगा आप लोगों को कि ये जो ऑर्गन है उसके अंदर इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई हो जाएगी। ठीक है। इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई क्यों, क्योंकि आर्टरी के अंदर क्या होगा, आर्टरी के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट, आर्टरी के अंदर क्या हो गया, आर्टीरियल स्क्लेरोसिस, वो हार्ड हो गई। अब उसके अंदर ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है हमारी आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टीरियो स्क्लेरोसिस की। टाइप्स ऑफ आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, टाइप आर्टीरियो स्क्लेरोसिस के कौन कौन से टाइप्स हैं, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस के कौन कौन से टाइप है। तो उन टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है उनका अथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहला टाइप आता है अथेरोस्क्लेरोसिस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने ड्यूरिंग द नर्सिंग कोर्स बहुत सारी ऐसे डिजीज कंडीशन ऐसी पढ़ी होंगी, बहुत सारी बार आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने अथेरोस्क्लेरोसिस का नाम भी सुना होगा। तो अथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, atherosclerosis is a condition in which the fat substance deposit into the arteries and decrease its lumen and leading to the impaired or obstruct the blood supply to the particular organ। ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट वॉल होती है, जब ये मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, इसकी जो इनर मोस्ट वॉल है उस वॉल के अंदर उस वॉल के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, पेट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। फेड सब्सटेंस, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। फेड सब्सटेंस येलो इस कलर का ही होता है, तो मैंने भी डायरेक्टली येलो कलर ही यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है। अब ये जो फेड के सब्सटेंस बने हैं, ठीक है, जो फेड के सब्सटेंस है, अब ये जो फेड के सब्सटेंस है, इन फेड के सब्सटेंस के अंदर हमें क्या करना है, जो ये फेड के सब्सटेंस बने हैं उनके अंदर क्या है, नॉर्मली ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आर्टरी का पर्टिकुलर आर्टरी थी उसका ल्यूमन है वो क्या हो गया, कम हो गया। ल्यूमन कम होने का मतलब है अगर ब्लड इस रास्ते से आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। atherosclerosis also a most common cause for angina pectoris. Atherosclerosis is also a common cause for एंजाइम। याद रखिएगा इसमें। ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इनर मोस्ट वॉल के ऊपर फेट सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे वो फेट सब्सटेंस डिपोजिट होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर आर्टरी का जो ल्यूमन है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता जाता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस विल कॉज, एथेरोस्क्लेरोसिस विल कॉज द, क्या कॉज करता है, क्या होता है, नैरोइंग एंड हार्डनिंग, नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ arteries, narrowing of arteries that will lead to obstruct the blood flow to the particular organ, to the particular organ। ये पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर क्या करती है, ब्लड फ्लो को क्या कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन है पर्टिकुलरली वो क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या कंडीशन आ जाती है, हाइपोक्सिया कंडीशन कॉज हो जाती है। हाइपोक्सिया एंड साइनोसिस, साइनोसिस की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा इन केस ऑफ हार्ट,
आप लोगों को अगर डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आपने कभी केस को, हार्ट से रिलेटेड केसेस को देखा है, एंजाइना पेक्टोरिस के केस को देखा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले आज जैसे ही पेशेंट उनके पास चेस्ट पेन की कंप्लेन लेकर के जाता है, और उसका ट्रोपोनिन टी, ठीक है, ट्रोपोनिन टी टेस्ट किया जाता है। ट्रोपोनिन टी टेस्ट करवाते हैं, ट्रोप टी, जिसे नॉर्मली क्लिनिकल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है ट्रोप टी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्रोप टी टेस्ट किया जाता है, ट्रोप टी टेस्ट। और ये ट्रोप टी टेस्ट है वो कैसे किया जाता है? बाय कार्ड मेथड, बाय कार्ड मेथड। कार्ड मेथड के थ्रू ट्रोप टी टेस्ट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाद वो जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, उस केस पे जाते हैं एंजियोग्राफी के ऊपर। एंजियोग्राफी का मतलब विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक ट्यूब डालते हैं, जिसे गाइड वायर बोलते हैं, गाइड वायर के थ्रू एक कैमरा इंसर्ट करके उसकी ग्राफी की जाती है ब्लड वेसल, तो उनको देखा जाता है इंटरनली जो कैमरा है वो क्या शो कर रहा है, वो मॉनिटर के ऊपर आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। डॉक्टर जैसे जैसे एडवांस करेंगे उस कैथेटर को, उससे आपको दिखता जाएगा कि वो कैथेटर कहाँ है, कैसे दिख रहा है, आगे सामने के सामने क्या दिख रहा है, सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो वो होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी करने के बाद वो लोग क्या करते हैं? फिर प्लान करते हैं स्टंट का। ठीक है, बहुत बार सुना होगा कि इसके इतने छल्ले डले हैं, इसके इतने छल्ले डले हैं, तो वो छल्ले स्टंट होते हैं। और वो छल्ले क्या काम करते हैं? वो छल्ले ये काम करते हैं कि यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखो, ये जो नैरोइंग हो रखी है ब्लड वेसल्स की, यहाँ पर उस छल्ले को लाया जाता है, और एक बैलून होता है, उस बैलून को वो क्या कर देते हैं? फुला देते हैं। ठीक है, तो बैलून को जैसे ही इस ब्लैक वाले बैलून को अपन फुलाएंगे तो क्या होगा? ये जो डिपॉजिट वाला पार्ट है, ये वाला जो मैंने अभी डार्क किया है, ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है, और ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आगे जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्गन है, उसको क्या हो जाती है? प्रॉपर ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है, वो अपना काम शुरू कर देता है। तो ये होता है अथेरोस्क्लेरोसिस। इनडायरेक्टली अगर ये कहूँ, अगर शॉर्ट एंड स्वीट बताऊँ आप लोगों को, तो अथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग इतना सा होता है कि पेट का डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से आर्टरीज का नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वन टाइप की बात करता हूँ स्टूडेंट में। सेकेंड वन टाइप की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वन टाइप है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरीज के अंदर ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर उनके अंदर हार्डनिंग हो रही है, और वो हार्डनिंग की वजह से वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कोरिलेट कर पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका पॉजिटिव वे के अंदर आपको आंसर करके दूंगा। ठीक है, तो दो अपने पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट अपना कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर है, ये ब्लड वेसल्स की क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, और इस इनर मोस्ट लेयर के अंदर अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे छोटे छोटे ऐसे इनर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका इंटीमा होती है। ठीक है, अगर इनर मोस्ट लेयर के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ड्यू टू एनी हाइपर कैल्सीमिया, ड्यू टू एनी etiological फैक्टर, अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है वहां पे, तो कैल्शियम का डिपोजिशन होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि कैल्शियम का डिपोजिशन होने की वजह से आप देखोगे, ठीक है, कि ये आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स या आर्टरीज बिकम हार्ड, आर्टरीज बिकम हार्ड ड्यू टू ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है? जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस उसे क्या बोलते हैं? कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो ये कंडीशंस हैं जो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस के टाइप के अंदर मैंने आप लोगों को बताई है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, और अपनी तैयारियों को जारी रखें स्टूडेंट्स। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि कब है? 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2024। ठीक है,
उसके अंदर केवल नर्सिंग के क्वेश्चन आने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और मार्कशीट पे पेपर करना है अपने को। तो थोड़ा सा जो वीडियो मैंने अपडेट किया हुआ है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो ईएसआईसी से रिलेटेड है, जो यूपीएससी ने जो ईएसआईसी एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, आपके काम आ सकते हैं। और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके उनसे भी कोई गलती एग्जाम में ना हो, ताकि वो भी अपना अटेम्प्ट दे पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिम्टम्स कि आर्टीरियो स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। तो आर्टीरियो स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स की बात करें तो टाइटनेस इन चेस्ट, बिल्कुल, क्योंकि ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। भाई आर्टीरियो स्क्लेरोसिस के अंदर ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वही तो हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही हार्ट को। अब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, टाइटनेस इन चेस्ट। ठीक है, दूसरा है सडन आर्म एंड लेग वीकनेस। वीकनेस क्यों आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है इम्बेलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने चाहिए थे मस्कुलर मसल्स को, वो नहीं मिलेंगे, तो सडन आर्म एंड लेग की वीकनेस आ जाएगी। लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, क्योंकि नर्वस टिश्यू को अगर नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में ब्लड, तो लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। ड्रॉपिंग ऑफ फेशियल मसल्स, बिल्कुल ड्रॉपिंग ऑफ फेशियल मसल्स, अगर फेशियल फेशियल का मसल्स है उनके अराउंड अगर कहीं भी आर्टीरियल स्पेस हो, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा, डेफिनेट है कि ड्रॉपिंग ऑफ फेशियल मसल्स, तो फेशियल मसल्स है वो धीरे धीरे अपना काम, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी वो, और वो रिलैक्स होकर के एकदम लटकना शुरू कर देंगे, तो ड्रॉपिंग ऑफ फेशियल मसल्स है। नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन। अब अगर हाइपरटेंशन के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, नॉर्मली ब्लड वेसल्स क्या करती हैं इन कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन की बात करें अपन, हाइपोटेंशन और इन कंडीशन ऑफ एचटीएन हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन की कंडीशन के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चेंज आती हैं, दे आर कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट टू मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन, कंस्ट्रिक्ट टू मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन। और हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर क्या होती हैं, डायलेट, डायलेट टू रेगुलेट, डायलेट टू रेगुलेट प्रेशर ऑफ, डायलेट टू रेगुलेट प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के जो अंदर जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए ये आर्टरीज क्या करती हैं, डायलेट कर लेती हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। और इन केस ऑफ हाइपरटेंशन जो आर्टरीज है वो क्या करती हैं, स्टूडेंट, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो दोनों कंडीशन के अंदर बॉडी अपने आप मैनेज कर रही है। ठीक है, ठीक है जी, बॉडी अपने आप मैनेज कर रही है, मान ली ये बात आपकी हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ब्लड वेसल्स की जो कैपेसिटी थी ड्यू टू एनी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, ड्यू टू एनी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से वहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी थी ब्लड वेसल्स की, वो खत्म हो चुकी है। अब वो खत्म हो गई तो वहां पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो ये हाइपरटेंशन कोज कर देंगी। नेक्स्ट वन है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर कैसे होगा, अगर रीनल आर्टरीज के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, अगर रीनल आर्टरीज के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है स्टूडेंट, तो वहां पर क्या होगा, रीनल आर्टरीज के अंदर अगर हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा। ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहाँ हुआ, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इन रीनल आर्टरीज, इन रीनल आर्टरीज, कि रीनल आर्टरीज के अंदर जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, इम्पेयर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो टू द रीनल सिस्टम, टू द रीनल, पूरी किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी अगर रीनल आर्टरीज के अंदर, अगर रीनल आर्टरीज के अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, अगर रीनल आर्टरीज के अंदर आ जाता है आपका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरीज के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा
कि पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रीनल आर्टरी का स्क्लेरोसिस होगा तो वहां पर रीनल आर्टरी जो ब्लड सप्लाई है, किडनी के पास प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगी, और काम नहीं कर पाएगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वहां पे आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पर रीनल फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एडिमा वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, प्रोटीनूरिया वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आई होप आप लोग समझ पाए हो। ठीक है। अगर ये सिम्टम्स आएगा रिलेटेड टू हार्ट, मतलब अगर हार्ट के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर सिम्टम्स है वो जिस भी ऑर्गन के अंदर आ रहे हैं तो उसके उसके आसपास की जो पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसके अंदर क्या हुआ, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ, और उसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट, कि जब हमारे पास हमारे सामने कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रखा है, तो हमें क्या मैनेजमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली डे टू डे लाइफ के अंदर, आजकल की जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर देखा जा रहा है, तो वो है जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का जो मेन कोज है वो आ गया अपना अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या आ गया? अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस किस वजह से होता है? ड्यू टू द हाई कंजप्शन या हाई फैट डाइट लेने की वजह से। बर्गर, पिज्जा, ठीक है, ब्रेड, ये सब खाने से क्या हो रहा है, पेट ज्यादा जा रहा है। ठीक है, बर्गर पिज्जा खा रहे हो आप, तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादा फेट है, ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस वाले चीज़ें खा रहे हो, चाट मसाला वाले खा रहे हो, जो डाइट है खाना खा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे जो भी मैंने अभी एग्जांपल्स बोले, जो भी मैंने अभी बोला है, उसके अंदर क्या होता है, हाई फैट होती है, हाई फैट डाइट, ड्यू टू हाई फैट डाइट, ड्यू टू हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस आजकल की डे टू डे लाइफ के अंदर बढ़ चुके हैं। अब अथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो जो प्लग बनते हैं, जो फेट डिपॉजिट होती है, जो फेट के प्लग्स बनते हैं, उन प्लग्स को कम करने के लिए एक मेडिकेशन यूज करते हैं। उस मेडिकेशन का नाम है एट्रोवास्टेटिन। ठीक है, उस मेडिकेशन का क्या नाम है स्टूडेंट? एट्रोवास्टेटिन। तो स्टेटिन एक क्लास है, सॉरी, स्टेटिन क्या है? एक क्लास, स्टेटिन एक क्लास है मेडिकेशन की, और जो कब यूज की जाती है, जब अथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर। और स्टेटिन क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, डिक्रीज द डिक्रीज द फेट एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो फेट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसके डिपोजिशन को, साथ के साथ उसके लेवल को ये क्या करती हैं, कम करती हैं। ये क्या करती हैं, फीकल मटेरियल के साथ फेट के एक्सक्रिएशन को बढ़ा देती हैं। ये क्या करती हैं, फीकल मटेरियल के साथ फेट के एक्सक्रिएशन को क्या कर देती हैं स्टूडेंट्स, बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फेट का डिपोजिशन कम होगा तो अथेरोस्क्लेरोसिस वो नहीं होगा। साथ ही साथ जो जमा हुआ फेट है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो जमा हुआ फेट है, जो प्लग बना हुआ है पेट का, उसको वो धीरे धीरे हटाती फिर रहती है। ठीक है, धीरे धीरे हटाती फिर रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन। एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन भी हम यूज करते हैं इन केस ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्लॉट एंड एम्बोलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने बात की अथेरोस्क्लेरोसिस की, ठीक है, अभी हमने बात की है अथेरोस्क्लेरोसिस। तो अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि अथेरोस्क्लेरोसिस की जब कंडीशन आती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फेट डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है वहां फेट ही हो सकता है कि वहां पे ब्लड का थक्का बन गया हो, ब्लड का डिपोजिशन और ब्लड का कोई क्लोट है, उसकी वजह से भी ब्लड ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, आर्टरीज के अंदर क्या आ सकती है, हार्डनिंग आ सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देते हैं। पेशेंट को क्या देते हैं अपन, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देते हैं। और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी में बहुत बार बता चुका हूँ, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन और क्या देते हैं अपन, वारफेरिन ड्रग वो दी जाती है मोस्ट कॉमनली। और जो कौन कौन से टेस्ट है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, अपन अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा, तो आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, पीछे की क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन है वो दी जाती है ताकि जो क्लोट वगैरह बने हुए हैं वो क्लोट वगैरह वहाँ पे ना बने। ठीक है, जो क्लोट वगैरह है उनको हम, क्लोट और जो एम्बोलिज्म उसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सके। नेक्स्ट वन है कोरोनरी स्टंट। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसके इतने छल्ले डले हैं, तो वो छल्ले अब डालने हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन कोरोनरी स्टंट। तो कोरोनरी स्टंट के अंदर क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर
आपके नैरोइंग हो रखी है या फिर वहाँ पे फेट का डिपोजिशन हो रखा है, वहाँ पे उस स्टंट को ले जाया जाता है, उसको फुला दिया जाता है, उसको फैला दिया जाता है स्टंट को, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टरी का लूमन है वो वापस से मेंटेन हो जाता है और ब्लड फ्लो है वो आगे पर्टिकुलर जिस भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही थी पर्टिकुलर आर्टरी, उसको वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। और उस जो जैसे ही ब्लड सप्लाई मेंटेन होती है तो कुछ दिनों के अंदर पेशेंट उसको उसके सिम्टम्स में क्या हो जाता है, रिलीव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है एंजियोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर, रिपेयरमेंट सर्जरी, क्या बोलते हैं, रिपेयरमेंट सर्जरी से बोलते हैं रिपेयरमेंट, रिपेयरमेंट सर्जरी। ठीक है, रिपेयरमेंट सर्जरी हम इसकी करते हैं। ठीक है, एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या किया जाता है, ग्राफ्ट लिया जाता है, वेन, जो भी ग्राफ्ट है वो वेन होती है, वो वेन का ग्राफ्ट लेकर के जहाँ पर भी जरूरत है वहाँ जो भी आर्टरी ब्लॉक हो रखी है उसको बाईपास कर दिया जाता है। तो ये होती है एंजियोप्लास्टी सर्जरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। ठीक, क्लास में इतना ही। तो मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।